हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विज्ञान घर में। इस वीडियो में हम लोग 2018 जो जेएनयू लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसके पार्ट बी के 20 क्वेश्चंस आगे के और सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होंगी और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा। आई होप आप लोगों ने 2019 का जो फर्स्ट वीडियो कल रात अपलोड हुआ है वो देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So this question is from genetics section. A female left-handed coiled snail with genotype mates with a male right-handed coiled snail with genotype SS. The probability of a progeny having right-handed coiled shell is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि स्नेल के केस में जो क्वाइल्ड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इट इज अ मैटरनल इफेक्ट, ठीक है. दैट मीन्स इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द मदर. ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो प्रोसेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं. इसमें से जो ये जस्ट 1 मिनट, इसमें से जो ये आपका फर्स्ट वाला जीनोटाइप है ये मदर का है और ये फादर का है, ठीक है. तो आप देख रहे हो अगर यहाँ पे राइट क्वाइल मदर है, मदर शेल जो है वो राइट क्वाइल है, तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं दे ऑल आर हैविंग दी राइट क्वाइल शेल. जबकि अगर मदर के केस में लेफ्ट क्वाइल शेल है तो F1 जनरेशन में ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर हैविंग दी लेफ्ट क्वाइल, ठीक है. सो जो ये शेल की क्वाइलिंग प्रॉपर्टी है इट इज अ मैटरनल इफेक्ट एंड इट इज एक्सप्रेस अ मैटरनल इफेक्ट. ठीक, तो यहाँ पे हमारे केस में क्या है कि फीमेल इज लेफ्ट हैंडेड क्वाइल. तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन सब में शेल कैसा होगा, लेफ्ट हैंडेड. तो बट यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेनी हैविंग राइट हैंडेड क्वाइल, ठीक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0. ठीक, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next, in bacteria, conjugation occurs between which of the following cell types? ठीक है, तो कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है, ठीक है. अब प्लाज्मिड अकेले भी कर सकता है या कुछ डीएनए कंपोनेंट के साथ भी कर सकता है. प्लाज्मिड हमें पता है इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि दो बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है और उनके बीच में जो होता है आपका कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, ठीक है. तो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है इट विल गो इनटू द another bacterial cell. So the cell from which it is going, it is called the donor cell, and in which it is going, it is called the recipient cell. ठीक है, तो यहाँ पे F प्लस F माइनस भी हम यूज कर सकते हैं या F डैश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो आपका इसके केस में ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोलॉजी. सो which one of the following is the correct order of the basic processes involved in ecological succession? ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, और इसको होने में इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो भी कोई बैरन लैंड एरिया होता है इट विल ग्रेजुअली कोलोनाइज विद द डिफरेंट स्पीशीज एंड देन दे विल establish there and it will develop into a you can say इकोसिस्टम, ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन. और इसके जो डिफरेंशियल फेजेस होती हैं इसमें जो भी इन्वॉल्व होती हैं उनको दिया था क्लीमेंट्स ने, ठीक है. साइंटिस्ट का नेम क्या है, क्लीमेंट्स ने, इन द ईयर 1960, ठीक है. तो उन्होंने बताया था कि इसमें 5 डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं जो कि एक सिक्वेंशियल मैनर में होती हैं, ठीक है. तो ये वाले में इसका ऑप्शन क्या होगा, ये वाला. सबसे पहले म्यूटेशन, देन इन्वेजन, देन कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन. अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन में क्या होता है, बैरन एरिया जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है. इन्वेजन में क्या होगा, सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट होगा एक स्पीशीज का इन दैट बेयर एरिया, ठीक है.
फिर कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे स्पीशीज जो होती है यहाँ पे आती जाएंगी, उनके बीच में जो एग्रीशन और कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, रिएक्शन। रिएक्शन जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होता है एनवायरमेंट का थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी वहां पे रह रही है। एंड स्टेबलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी फाइनल या टर्मिनल कम्युनिटी होती है वो becomes stabilized for the longer period of the time. So these 5 are the sequential stages which occur during the process of the ecological succession. So option C is correct. Next, the term alpha diversity refers to us, ठीक है। तो biodiversity जिसे हम कहते हैं कि richness and the variety of the life on earth, biodiversity के बेस पे जो होता है इसको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया गया है। अब बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो भी 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। अल्फा डाइवर्सिटी में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम में जो भी स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है कि इसमें हम 2 इकोसिस्टम्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि कहाँ पे कितनी स्पीशीज है, कहाँ पे कितनी स्पीशीज है, ठीक है। जबकि गामा डाइवर्सिटी क्या करती है, वो एक बहुत बड़े एरिया में ओवरऑल डाइवर्सिटी को मेजर करती है, ठीक है। तो अल्फा डाइवर्सिटी जो होती है इट टेल्स अबाउट द स्पीशीज डाइवर्सिटी और द स्पीशीज रिचनेस, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। नेक्स्ट, of the following 4 which one is not in situ conservation? This question is again from the ecology. So we all know that the conservation methods may be of 2 types, in situ and ex situ. तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि हम स्पीशीज को उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसी के अंदर कंजर्व करते हैं, ठीक है। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम उन्हें आर्टिफिशियली जो कंडीशंस होती हैं, कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल कंडीशंस, उसके अंदर कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन जो होता है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए, एंडेंजर्ड होती, एक्सटिंक्ट नहीं, जो भी स्पीशीज एंडेंजर्ड है एंड जो होता है उनको वहाँ पे कंजर्व किया जाता है और वहाँ पे उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं सो दैट हम उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटेट में होता है, दैट मीन्स नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन कंट्रोल्ड कंडीशन होते हैं जैसे कि जू, बोटानिकल गार्डन एक्सेट्रा। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, sympatric speciation occurs not a result of a reproductive isolation due to, ठीक है। तो इन जनरल स्पेसिएशन इज ऑफ ब्रॉडली 2 टाइप्स, सिम्पैट्रिक एंड एलोपैट्रिक, ठीक है। अब एलोपैट्रिक में क्या होता है कि एक स्पीशीज जो होती है वो सिम्पैट्रिक स्पीशीज में क्या होता है कि जो आपकी स्पीशीज होती हैं वो ज्योग्राफिकल बैरियर के थ्रू 2 रीजन्स में डिवाइड हो जाती हैं। अब क्योंकि उनके बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया तो वो अब रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट हो गई, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज देयर इज अ ज्योग्राफिकल बैरियर इज प्रेजेंट। जबकि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे इनके बीच में कोई भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही एरिया में रहती हैं, ठीक। तो बट इनके बीच में जो होता है देयर मे बी अदर काइंड्स ऑफ बैरियर्स फॉर द मेटिंग, जीन फ्लो या जेनेटिक एक्सचेंज, बट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है। जबकि एलोपैट्रिक के केस में जो भी मेन फैक्टर होता है दैट इज द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर्स नॉट एज अ रिजल्ट, तो नॉट के लिए क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एलोपैट्रिक के केस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, द फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज, ठीक है। तो अर्थ पर जो भी सबसे पहले लिविंग बीइंग्स आए थे दे वर सिंगल सेल बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और इनमें जो डीएनए था वो नेकेड डीएनए था, ठीक है, नेकेड डीएनए वाज प्रेजेंट।
तो ये जो थे ये कीमो हेट्रोट्रॉप्स थे एंड दे वर एनारोबिक, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो भी अर्ली एटमॉस्फेयर था वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, तो एनारोबिक था, इसलिए ये जो बैक्टीरिया थे या बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट्स थे दे वर कीमो हेट्रोट्रॉप्स एंड दे वर एनारोबिक, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, evolutionary processes occurring in a species where accumulation of gradual changes becomes distinct to form a different species is, ठीक है। अब दो तरह की प्रोसेस होती है, क्लैडोजेनेसिस एंड एनाजेनेसिस, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है? क्लैडोजेनेसिस में क्या होता है कि जो आपकी एक स्पीशीज होती है ना, ये आपके दो डिफरेंट पाथ में जो होती है स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो होता है ये एक नई स्पीशीज बन जाता है और ये वाला एक नई स्पीशीज बन जाता है, ठीक है। जबकि एनाजेनेसिस में क्या होता है कि एक ही स्पीशीज आपकी टाइम के साथ चेंज होती जाती है और वो धीरे आगे चल के एकदम नई स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। तो ये होता है एनाजेनेसिस। अब यहाँ पे मतलब ये जो होती है ये इवॉल्व होती रहेगी और इसमें इतने सारे चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो नई स्पीशीज बनती है वो जो भी बनती है वो इससे टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट द एनाजेनेसिस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next, which one of the following enzymes is carried by the retroviruses, ठीक है। तो रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? रेट्रोवायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज द आरएनए, ठीक है। अब इनके केस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। बट जब ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तब क्या होता है कि ये इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है कि आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए क्या करता है, ये जाके होस्ट सेल का जो डीएनए होता है उसमें इंटीग्रेट हो जाता है और उसके बाद में जो रेट्रोवायरस होता है उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इनमें एंजाइम होता है दैट इज द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, और बना क्या रहा है? डीएनए, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a tautomeric shift causing the substitution of one purine for another purine is called, ठीक। तो होता क्या है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। दो तरह के पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, तो ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट होता है या पायरिमिडीन का पायरिमिडीन से होता है, ठीक है। जो भी प्यूरिन होता है वो सब्स्टिट्यूट होगा तो प्यूरिन से होगा। हमें पता है प्यूरिन एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं और पिरिमिडीन क्या होते हैं? थाइमिन एंड साइटोसिन होते हैं। तो जो प्यूरिन है वो प्यूरिन से होगा और जो पायरिमिडीन है वो पायरिमिडीन से होगा, जबकि ट्रांसवर्स के केस में रिवर्स होता है, प्यूरिन सब्स्टिट्यूट होता है पायरिमिडीन से और पायरिन सब्स्टिट्यूट होता है प्यूरिन से, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है? प्यूरिन टू प्यूरिन, दैट मीन्स ट्रांजिशन, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इन्वर्जन में क्या होता है। इन्वर्जन के केस में जो एक क्रोमोसोम होता है उसमें दो ब्रेक होते हैं, ठीक है। अब अगर क्रोमोसोम में दो ब्रेक हो जाएंगे तो कई बार क्या करता है कि वो रीजन 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? क्रोमोसोम म्यूटेशन हो जाता है और इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो भी डीएनए ब्रेक होता है वो कहीं जाके किसी और दूसरे क्रोम में जुड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब डीएनए पीस जो है वो ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन ई कोलाई द इनएबिलिटी ऑफ द लेग रिप्रेसर टू बाइंड एंड इंड्यूसर वुड रिजल्ट इन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी लैक ओपेरॉन मॉडल होता है उसमें आपका जो लैक्टोज है उसके दो तरह के इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है कि हमें पता है लैक्टोज जो होता है वो कैटाबोलाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। तो और
इट टेक्स हेल्प ऑफ दीज टू एंजाइम मोर परमेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, तो गैलेक्टोसिडेज के प्रेजेंस में जो लैक्टोज होता है ये आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये दोनों चीजें जो होती है ये एज अ फूड फॉर द बैक्टीरिया यूज होती हैं। ठीक है, बट जो कुछ लैक्टोज होता है वो आपका गैलेक्टोसिडेज के प्रेजेंस में एलोलैक्टोज में आइसोमराइज हो जाता है। ठीक है, अब ये एलोलैक्टोज क्या करता है, ये आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। ठीक है, जो कि इनएक्टिव था। अब इसके बाइंड करते ही ये रिप्रेसर, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, ये एलोलैक्टेज जो है वो बाइंड कर देगा रिप्रेसर मॉलिक्यूल से और रिड्यूस कर देगा इसकी बाइंडिंग एक्टिविटी टू ऑपरेटर सीक्वेंस। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल एलोलैक्टोज से बाइंड हो गया है तो अब नाउ इट इज नो लॉन्गर एबल टू बाइंड इट्स ऑपरेटर। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर एलोलैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर लैक रिप्रेसर जो है वो इनेबल है बाइंड करने में एक इंड्यूसर से, तो क्या होगा, तो ऑब्वियस ये बात है भाई कि अगर आपका ये जो है ये बाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इंड्यूसर से, तो क्या होगा, नो सब्सटेंशियल सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोसिडेज। ठीक है, तो आपका लैक रिप्रेसर जो है वो इंड्यूसर से बाइंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये लैक रिप्रेसर है, इंड्यूसर क्या है, एलोलैक्टोज। तो अगर आपका एलोलैक्टोज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहा है तो ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा आपका ऑपरेटर पे, और अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड कर दिया तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वुड बी करेक्ट। Next, if the molar amount of G in a DNA sample is 20%, what is the molar amount of the T? ठीक है, तो हमें पता है कि G इक्वल टू किसके होगा, A के, सॉरी, G किसके इक्वल होगा, C के। तो मोलर अमाउंट ऑफ G वुड बी इक्वल टू दी C, क्योंकि G किससे पेयरिंग करता है, C से। तो अगर G 20% है तो C भी कितना होगा, 20%। अब रेक्स बचा कितना, 60%। तो जो आपका, तो आपका जो बाकी 60% बचा, ठीक है, आपका जो रेक्स 60% बचा वो क्या होगा, एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, तो इनमें से ए कितना होगा, 30%, और टी कितना होगा, 30%। तो इन्होंने क्या पूछा है, थाइमिन, तो थाइमिन कितना होगा, 30%। ठीक है, सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, Which one of the following enzyme is involved in RNA editing in mammals? ठीक है, तो सबसे पहले तो RNA editing क्या होती है, RNA editing is a process जिसमें जो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि स्पेसिफाइड होता है जीनोमिक टेम्पलेट में, ठीक है, वो मॉडिफाई हो जाता है टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन दी ट्रांसक्रिप्ट RNA। ठीक है, तो मतलब इसका हेल्प क्या है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो जीनोमिक जेनेटिक प्लास्टिसिटी हो जाती है वो बढ़ जाती है। मतलब नाउ वन जीन कैन सिंथेसाइज दी मोर देन वन प्रोटीन प्रोडक्ट, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल टेम्पलेट था उसमें मॉडिफिकेशन हो गया जिसकी वजह से अब वो नई प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, सो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द जेनेटिक प्लास्टिसिटी। देयर आर टू जेनेरिक क्लासेस ऑफ द RNA एडिटिंग इन न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें से आपका जो होता है ये मेनली होता है डीएमिनेशन के थ्रू। ठीक है, डीएमिनेशन के थ्रू। अब डीएमिनेशन जो होता है वो C2U भी हो सकता है या A2I भी हो सकता है। तो C2U के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज साइटिडीन डीएमिनेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ RNA इज ड्यू टू। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि RNA के केस में क्या होता है, राइबोस शुगर होती है, DNA के केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और RNA के केस में राइबोस शुगर होती है। तो राइबोस शुगर में जो 2' कार्बन होता है उसका उस पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है इसी की वजह से RNA में जो होती है वो एडिशनल केमिकल रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, एंड RNA जो होता है वो ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होती है। इट इज ऑप्शन सी। Next, which scientist gave the first experimental evidence that DNA is a genetic material? ठीक है, तो 1928 में ग्रिफिथ ने, ठीक है,
सबसे पहले 1928 में ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे और उन्होंने बताया कि जो भी सेल्स होती हैं उनके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकेटी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ग्रिफिथ की फाइंडिंग्स थी उनको एक्सपेंड किया और इन्होंने बताया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल सेल में प्रेजेंट होता है इट इज डीएनए, ना कि प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने लिपिड, शुगर और हीट किल्ड एस सेल्स का सोल्यूशन प्रिपेयर किया और इसके बाद इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किए। एक में इन्होंने प्रोटीनेज ऐड किया, एक में आरएनएज ऐड किया, एक में डीएनएज ऐड किया। अगर प्रोटीनेज ऐड किया तो कोई प्रोटीन नहीं होगी, आरएनएज ऐड किया तो कोई आरएनए नहीं होगा और डीएनएज ऐड किया तो कोई डीएनए नहीं होगा। तो इन्होंने देखा कि जिसमें प्रोटीनेज था उसमें भी एस सेल अपीयर हुई, जिसमें आरएनएज था उसमें भी एस सेल अपीयर हुई, बट जिसमें डीएनए था उसमें एस सेल अपीयर नहीं हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो भी जेनेटिक मटेरियल सेल में प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, ना कि प्रोटीन होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, in your opinion, what would happen to a muscles if troponin and tropomyosin muscles are complexes are removed from the actin? तो हमें पता है कि मसल्स के केस में टू टाइप्स के फिलामेंट होते हैं, थिन एंड थिक। तो थिन फिलामेंट्स जो होते हैं इनको हम एक्टिन भी कहते हैं और जो थिक होते हैं इनको हम मायोसिन कहते हैं। थिन फिलामेंट में एक्टिन के अलावा जो होता है आपकी 2 और प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो होता क्या है कि होता क्या है कि जो ये थिन फिलामेंट होता है ना, इस पे ये जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल होता है, तो ये आपका जो थिन फिलामेंट होता है एक्टिन वाला, इस पे आपके मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्टिन मॉलिक्यूल पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट, बट ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती हैं इनको ट्रोपोनिन कवर करके रखता है, ठीक है। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं, उसको कवर करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये जितनी भी एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उन सबको कवर करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कैल्शियम आता है, तो ये कैल्शियम क्या करता है, ठीक है, ट्रोपोनिन से बाइंड कर देता है। अब जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, ठीक है। अगर कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा इसकी स्ट्रक्चर में, तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं वो मूव कर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो है ये एक्सपोज हो गई, ठीक है। जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी, मायोसिन विल बाइंड एंड द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस विल स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, अगर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्सेस आर रिमूव फ्रॉम द एक्टिन, तो अगर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्सेस रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो एक्सपोज हो जाएंगी और अगर वो एक्सपोज हो जाएंगी तो एक्टिन की मायोसिन से बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो एक्टिन विल स्ट्रांगली बाइंड विद द मायोसिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, Northern-blot hybridization for measurement of a cellular mRNA from higher eukaryote cells depicts, ठीक है। तो सबसे पहले तो Northern-blot hybridization करता क्या है, ठीक है। It utilizes the specific markers for the quantitative expression of differential expression of a specific mRNA using specific probes, ठीक है। और इन probes का जो sequence होता है वो पहले से ही पता होता है। तो जो भी mRNA जो कि हम मेजर कर रहे हैं, अगर उसमें उस प्रोब का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में बाइंडिंग हो जाती है और वो एक सिग्नल हमें देता है, ठीक है। कंट्रोल्ड कंडीशन में हम Northern-blot हाइब्रिडाइजेशन का जो यूज होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं अबाउट स्पेसिफिक mRNA एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑप्शन ए है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट जा रहा है, ठीक है। जबकि Northern-blot हाइब्रिडाइजेशन से हम सब कुछ कर सकते हैं, बट द ऑप्शन ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following microscope would you use to visualize a given protein in a living sample, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लिविंग सेल की, ठीक है, तो लिविंग सेल के केस में जो आपका
माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, दैट इज द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में आप लाइट सेल्स जो होती है उसको विजुलाइज करते हो अनस्टेन्ड कंडीशन में, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ऑप्शन तो है नहीं, तो सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी विच यू कैन यूज इज द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है, और दी कन्फोकल माइक्रोस्कोपी विच इज एडवांस वर्जन ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इसमें आप जब लाइट सेल्स को विजुलाइज करते हो तो वो आपका स्टेन कंडीशन में होती है, ठीक है। और बट ये जो स्टेन्स होते हैं कई बार जो होते हैं कोरोसिव होते हैं और डेथ ऑफ सेल्स भी कॉज करते हैं, इसलिए जनरली हम लोग फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। बट इस केस में आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरेसेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following phases of the meiosis suitable to study homologous recombination of chromosomes, ठीक है। तो meiosis 2 टाइप का होता है, meiosis 1 एंड meiosis 2। तो meiosis 1 का जो प्रोफेज 1 होता है जहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्स फॉर्मेशन वगैरह होता है, वहीं पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा meiosis 1, ऑप्शन। Which domain of a cell surface receptor is primarily involved in the signaling property, ठीक है। तो जो भी आपके सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, दे डिटेक्ट एंड बाइंड दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सपोज आपके ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल आपके सेल्स को क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर आपके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब स्पेशली ये मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, प्रोटीन एंड पेप्टाइड डेराइव्ड मॉलिक्यूल, ठीक, क्योंकि जो लिपिड होते हैं वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। अब जो भी आपका ये सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं इसमें मेनली 3 तरह के डोमेन होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, ट्रांस मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो इसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर क्या करता है, वो तो आपका बाइंड करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल से आउटसाइड द सेल। ट्रांस मेम्ब्रेन क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर को जो होता है वो लिंक करता है। और इंट्रासेलुलर डोमेन क्या करता है कि रिक्रूट करता है वेरियस अडेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। और उसके बाद में ये साइटोसोल्स के अंदर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो अगर आपके कहने हैं कि सिग्नलिंग प्रॉपर्टी में कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व है, तो इट इज द सी, दैट इज द इंट्रासेलुलर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आप लोग को वीडियोस हमारे पसंद आ रहे होंगे, हमारे एक्सप्लेनेशन क्लियर होने चाहिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमें हमारी ईमेल आईडी vigyanghar@gmail.com पे भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।